8वीं कक्षा के 5वां अध्याय मानव संसाधन। भूगोल की पुस्तक 8वीं कक्षा के 5वां अध्याय मानव संसाधन पढ़ेंगे हम लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग ही हैं जो क्या है, राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। मैंने कोई भी संसाधन कब संसाधन का उपयोग किया गया, सबसे बड़ा संसाधन मानव ही है। कि कैसे? क्योंकि मानव ही है जो अन्य संसाधनों को उपयोग करके उसको संसाधन में परिवर्तित करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। अपने ज़रूरतों के अनुरूप नए नए संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे अन्य संसाधन सब जगह सामान्य रूप से वितरित नहीं है, उसी तरीके से मानव संसाधन भी सब जगह समान रूप से वितरित नहीं है। इस बात को इस तरीके से समझेंगे कि जैसे रूस को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, यहाँ क्या है, मानव संसाधन की कमी है। अभी जापान में भी इस तरीके की कमी देखने को मिल रही है। तो क्या है, समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु, लिंग में एक दूसरे से भिन्न है। अब अफ्रीका में तो क्या नाम है, मानव संसाधन है, लेकिन क्या है उसमें शैक्षणिक स्तर, आयु से मतलब संदर्भ इस विषय से है कि जापान में मानव तो है लेकिन बूढ़े मानव ज़्यादा है। आदमी तो है मानव संसाधन, लेकिन क्या है, ओल्ड एजर है जो डिपेंड है किसी और पे, तो वो संसाधन के रूप में। तो क्या है उसमें, अपने शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग में एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। ये कुछ डायग्राम दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, एक बच्चा बोल रहा है। फिर उसकी, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरे गांव में 1000 लोग हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? ये सवाल के माध्यम से हर जगह का मानव की संख्या भिन्न भिन्न प्रकार के है, वो चीज़ यहाँ समझाया गया है। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2015 में कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में 1 करोड़ युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्या करने के लिए? अपने मानव संसाधन को बेहतर उपयोग के लिए प्रशिक्षण, कौशल के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूद रोजगार को अर्जक के गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करना है। कहने का सेंस ये है कि लोगों में कौशल के विकास के लिए अच्छे गुणवत्ता में कि रोजगार वो ले पाए, इसके लिए ये कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। जनसंख्या का वितरण हम लोग देखेंगे। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पे ही निवास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि टोटल जो पृथ्वी है, जितने पे लोग रहते हैं, उसमें से 30% भाग पे ही, मैंने 30% भाग पे ही कितना जनसंख्या रहता है? 90% जनसंख्या रहता है। विश्व की जनसंख्या वितरण अत्यंत असमान है, माने भिन्न भिन्न प्रकार के। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण देखे हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत घने, जैसे एशिया में बहुत घना, और कुछ में बहुत विरल, जैसे रूस में और ऑस्ट्रेलिया में विरल। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। माने विश्व में कौन सा घना बसा क्षेत्र है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब क्या है? अपने इंडिया के मैप में दक्षिण और पूर्व की दिशा में देख सकते हैं, वो जो क्षेत्र हुआ वो क्या हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया। माने एशिया का दक्षिण और पूर्व वाला भाग दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाएगा। और कहाँ है घना? यूरोप में। उत्तर पूर्वी अमेरिका, अमेरिका के उत्तर और पूर्वी भागों में घना है, ज़्यादा घनत्व ज़्यादा है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जैसे रूस, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों, विषुववृत्तीय वनों में क्या है? घनत्व बहुत कम लोग रहते हैं। विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। जैसे अगर ये हमारा पृथ्वी हुआ, ये विषुवत रेखा हुआ, तो उत्तर की तरफ ज़्यादा लोग रहता है, इधर
इसका एक और कारण है कि इधर महाद्वीप और स्थल ज़्यादा है और घनत्व तो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम एशिया में ज़्यादा है, जिसका लोकेशन यहाँ पड़ता है। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत में उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। मैंने 2/4 लोग कहाँ रहता है, केवल ये एशिया में और यहाँ पे है अफ्रीका में लोग रहते हैं। विश्व के 60% यानी 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये इतने लोग हैं, उसमें से एशिया में रहते हैं पीला वाला लोग, मैंने सबसे ज़्यादा देखिए पीला वाला कहाँ है, ये सब एशिया में रहने वाले लोग हैं। यूरोप में रहने वाले ये ऑरेंज कलर में, और ये अफ्रीका में रहने वाले ग्रे कलर में हैं, और मध्य एशिया में, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में रहने वाले ये वाला। मैंने सबसे बेसी देखिए इस डायग्राम से ये पता चलेगा कि सबसे कम लोग कहाँ रहता है, देखिएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ओशोनिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर के द्वीपीय जो देश है उसमें, जैसे ये सबसे कम घनत्व तो यहाँ कम है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ का है, एशिया का ये भरा पड़ा लोग है। ये एक और डायग्राम दिया गया है इसी बात को समझने के लिए कि सबसे जनसंख्या मिलियन में कितना है। सबसे ज़्यादा देखिए चीन में है, कुछ दिनों में भारत ने चीन को पीछे छोड़ देना है इस जनसंख्या के मामले में। उसके बाद यूएसए में, उसके बाद इंडोनेशिया में, फिर ब्राज़ील में। तो इसको सीरियल याद कर लेंगे, पहला चीन, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूएसए, फिर इंडोनेशिया। ये तो चीन और भारत सबको याद रहता है, लेकिन तीसरा नंबर पर यूएसए और चौथा इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील 5वें नंबर पे। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न अनुसार जनसंख्या है, ये आपको पता करना है। ये आंकड़े कब का है, 2001 के जनगणना के अनुसार है। अभी अगर जनगणना हो तो भारत चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है एक अनुमान के मुताबिक। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या औसत घनत्व कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 382 क्या है भारत का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या है इसको समझते हैं। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई में रहने वाले लोग जनसंख्या को समान घनत्व कहते हैं। इसको समझेंगे। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व रहते हैं। जैसे कोई एक टुकड़ा हुआ, इस टुकड़े के एक लिमिट के अंदर इसमें कितने लोग रह रहे हैं, यही जनसंख्या घनत्व है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया गया है कि ई प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व कितना है, 51 व्यक्ति है। यहाँ 51 व्यक्ति, और भारत का कितना है, 382। समझिए कितना, और विश्व के जनसंख्या घनत्व से भारत की जनसंख्या घनत्व कितना अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया। दक्षिण मध्य एशिया किसको कहा जाएगा? जब आप वर्ल्ड के मैप देखेंगे तो एशिया वाले भाग में दक्षिण की तरफ जो मिडिल में है वो है दक्षिण मध्य एशिया। इसके पश्चात पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। एक छोटा सा मैप बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि एक मैप की तरह हम लोग कुछ बना पाएँ। तो इधर देखिए, ऊपर से आते हैं ऐसे ऐसे, इसको समझिए अफ्रीका। ये अगर एशिया का भाग है तो इसी से हम लोग समझते हैं ये अफ्रीका है, यही में समझिए ये इंडिया लटका हुआ है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक क्या है, दक्षिण मध्य में। दक्षिण मध्य किधर पड़ेगा, नीचे के तरफ और मिडिल में, यानी ई वाला भाग हो सकता है, ये वाला भाग दक्षिण मध्य, माने इंडिया भी उसमें शामिल हो सकता है। इसके बाद पूर्वी एशिया, अब एशिया है इसका पूर्वी भाग, माने ये इंडिया के मैप के पूरब वाला, और दक्षिण पूर्व एशिया इसके नीचे वाला, जैसे इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जा रहा है। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक डायग्राम में बच्चा क्या बात कर रहा है। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत क्या होती है, भरी हुई दिखती है। लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल सभा में बैठते हैं तब क्या
कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है ये बात कि अगर ये कोई देश है, ये समझिए क्लास के माध्यम से, एक क्लास है, तो क्लास में जब 30 बच्चा बैठता है तो क्या पूरा भरा भरा सा दिखता है। लेकिन जब ये बड़े हॉल में जब बैठा है खुला जब बड़ा हॉल में क्या होगा, 30 बच्चे किसी कोने में ही बैठे आपको मिलेंगे तो क्या होगा, खाली खाली दिखाई पड़ेगा। यही बात ये बच्ची यहाँ समझा रही है, क्योंकि सभा का भवन का आकार उस क्षेत्र की कक्षा से बड़ा होता है। तो जो कोई सभा वाला जो भवन है ये क्या है, इस क्लास की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आते हैं तब सभा भवन भी बड़ा आता है। तो एक क्लास आया तब इतना खाली खाली लगा, लेकिन जब सारे क्लास के बच्चे इस हॉल में आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी हॉल हम लोगों को भरा भरा लगेगा। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे कि किस कारण से हम लोग का जनसंख्या घनत्व को वितरण है जो प्रभावित होता है। सबसे पहला है इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। कौन कौन से कारक है जिससे जनसंख्या वितरण प्रभावित होते हैं। स्थलाकृति माने जहाँ स्थल है उसका बनावट, जलवायु किस तरीके की वहाँ जलवायु है, मिट्टी, जल एवं खनिज। अब बारी बारी से इन पांचों कारकों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों एवं पठारों की तुलना में मैदानी भाग में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे पहाड़ों पे जीवन थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, इसके वजह से और भी अन्य कारण है। मैदानी भागों में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, मैदानी भागों में क्या होगा, लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो क्या मायने हो गया, स्थलाकृति जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करने का एक कारण हुआ। कैसे कि पर्वतों और अन्य दुर्गम क्षेत्रों के रहने की अपेक्षा लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, क्या क्या कारण हो सकता है कि मैदानी भागों में लोग रहता है, उसमें है खेती, विनिर्माण, सेवाओं क्रिया। जैसे आप देखते होइएगा पहाड़ों में अगर आपको 5 किलोमीटर भी जाना है तो बड़ी दुर्गम रास्तों से बड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैदानी भागों में सरपट आप कहीं पहुंच सकते हैं बहुत तेज़ी से। तो उसमें खेती, विनिर्माण और सेवाओं क्रिया उपयुक्त है। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे हैं। सबसे घना बसा कौन सा मैदान है, ये गंगा का मैदान। जो इंडिया का अगर हम लोग मैप देखेंगे तो ये गंगा का मैदान यहाँ से लेके ये ब्रह्मपुत्र तक ले ये मैदान है, जिसमें आ जाएगा क्या, इधर से हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड से लेते हुए इधर पश्चिम बंगाल से लेते हुए ये असम तक जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी तक। ये भाग जो है क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है। जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वतों पर बिरले बसे हुए हैं, मतलब इन पहाड़ों पर क्या है, बहुत कम लोग बसे हुए हैं। अब दूसरा कारण हम लोग देखेंगे जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा हो, जैसे सहारा का मरुस्थल, रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा का और अंटार्कटिक में रहने वाले से बचते हैं। क्या होता है कि लोग हमेशा जो है न ज़्यादा गर्मी वाले जगह में रहेंगे न ज़्यादा ठंडा वाले जगह में। तो ये क्या कारण, जलवायु कारण है जहाँ लोग कम बसते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में, मैंने बर्फ़ वाला इलाका वाला में भी लोग रहना नहीं चाहता है। और अत्यधिक गर्म जैसे सहारा का मरुस्थल हो, चाहे कोई भी मरुस्थल हो जहाँ जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है, वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करता है। तो जलवायु भी एक कारण है। 2 कारण हम लोग पढ़े हैं अभी, स्थलाकृति कि किस जगह रहना है और जलवायु। तीसरा कारण है मृदा। होता क्या है कि अगर मृदा उपजाऊ हो तो लोग वहाँ कृषि के माध्यम से बसावट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको पढ़ेंगे। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और चीन में हुआंगही, चंगजियांग और मिस्र की नील नदी काफ़ी उपजाऊ एवं घने मैदान बसे हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल है जो कहाँ है, नदियों के मैदानी भाग है जहाँ लोग बसावट, मृदा उपजाऊ है, वहाँ लोग बसने की ज़्यादा चेष्टा रखते हैं और वहाँ ज़्यादा घनत्व भी है। तो उपजाऊ मृदा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है किसमें, भौगोलिक वितरण का कारण में कि जनसंख्या कहाँ ज़्यादा रहेगा। दूसरा कारण है जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध है। अलवणीय जल कहने का मतलब पीने योग्य, उपयोग करने योग्य पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो। विश्व की नदी घाटियाँ में बसे क्षेत्र है, मैंने नदी घाटियाँ में जहाँ मीठे पानी मिला वहाँ पे लोग ज़्यादा बसता है, जबकि मरुस्थल में विरल जनसंख्या मिलते हैं। अन्य कारण में खनिज है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए प्रेरित किया है। ऐसा क्यों हुआ
जैसे जब हम लोग को खनिज ज्ञात हुआ और खनिज के उपयोग करना हम लोग जब सीखे, जैसे पेट्रोलियम चाहे अन्य खनिज, हीरे चाहे सोने या कोयला, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ जहाँ खनिज होगा वहाँ क्या होगा, इंडस्ट्री होगा, बड़े मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो जब काम मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, तो क्या हुआ होगा, वहाँ पे बसावट ज़्यादा होगा। जैसे तेल, मध्य पूर्व में तेल मिलने की वजह से वहाँ का बसावट और विकास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे खनिज। अब हम लोग देखेंगे एक और कारण होता है सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में एक भी कारक हमको देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्थिक कारण। ये हाईलाइटर आ जा, हाँ, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण और सामाजिक कारण, ये भी कारण है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले में। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। क्या होगा, जब इंडस्ट्री होगा तो वहाँ रोजगार के लिए लोग जाएंगे ही जाएंगे। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगे। जापान के ओसाका, ओसाका कहाँ है, जापान में, और भारत में मुंबई, दो घने बसे क्षेत्र हैं यहाँ के इंडस्ट्री की वजह से, रोजगार की वजह से। दूसरा कारण सांस्कृतिक कारण है। धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान को लोग आकर्षित होते हैं। जैसे देखिएगा, जो भी धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थल है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने तीर्थ के नाम पर, पर्यटक के नाम पर वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। जब लोग आएंगे तो क्या होगा, वहाँ रोजगार और व्यवसाय काफ़ी फलीभूत होंगे, जिसके कारण वहाँ क्या होगा, विकास और भीड़ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, इसके कुछ महत्व उदाहरण हैं। क्या हम लोग देखें आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण। अब तीसरा देखेंगे सामाजिक कारण। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं। माने सामाजिक कारण में डेवलपमेंट, अब जहाँ डेवलपमेंट होगा, अच्छा आवास होगा, शिक्षा होगा और सुशासन होगा, वहाँ पे भी लोग, ये क्या कारण होंगे, सामाजिक कारण हो गए। अब जनसंख्या परिवर्तन हम लोग देखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य, हाइलाइटर में कलर चेंज करते हैं, इसको लिखते जनसंख्या परिवर्तन, ठीक नहीं लगा ये, अभी बदलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोग की जनसंख्या में परिवर्तन। एक जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है कि एक निश्चित अवधि माने एक लिमिट समय में जनसंख्या में हुए परिवर्तन। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, हमेशा माने बढ़ते रही है, एक बार ही घटी थी, जब कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। इसे इस बात से समझेंगे कि लोग अभी जो स्थिति है, जन्म लेने की दर जो है अधिक है, जबकि मृत्यु दर धीरे धीरे कम हुई है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 ईस्वी तक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। पहले क्या था कि मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 ईस्वी तक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। मैंने क्या हुआ कि 1800 ईस्वी तक क्या हुआ, जनसंख्या स्लो मोशन में बढ़ी। इसका एक कारण था कि बड़ी संख्या में बच्चे तो जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं था। पहले होता था 1800 ईस्वी के आसपास कि बच्चा ज़्यादा जन्म लिया, लेकिन जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सभी लोग के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी, माने जो बढ़ने का रेशियो था वो बहुत कम था। इसका एकमात्र कारण उस समय यही था कि बच्चे तो जन्म लेते थे, लेकिन अन्य भोजन और स्वास्थ्य की कमी के कारण जल्दी ही मृत्यु लोक में चले जाते थे। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 1 अरब कब हुई, 1804 में। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इससे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब 59 में क्या हुआ कि विस्फोट हो गई, इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्षों की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी हो गई। मैंने सबसे बेहद रूप से कब बढ़ी थी, इसी समय 6 अरब हो गई थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, औषधि के कारण मृत्यु दर का कम होना था। क्या था कि पहले जो बच्चा जन्म तो लेता था लेकिन जल्दी मर जाता था, वो क्या हो गई,
दवा के चलते, मेडिसिन की वजह से और खाद्य की आपूर्ति के चलते, खाद्य आपूर्ति के चलते वो कम हो गई। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। क्या है? जन्म लेने की दर जो है अभी भी अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों के जन्म की संख्या में मापा जाता है। जन्म दर मतलब क्या हुआ कि 1000 व्यक्ति पर कितने जीवित बच्चे का जन्म हुआ, यानी मरने वाले नहीं, जीवित वाले का ही होता है। ये क्या है? जन्म दर। मृत्यु दर को प्रति 1000 में मृतकों की संख्या में मापा जाता है कि प्रति 1000 पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, ये नापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में आने जाने की दर को आने जाने को प्रवास कहते हैं। माने एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जैसे क्या है, एक शब्द मिला, प्राकृतिक वृद्धि दर। माने जन्म दर कितना रहा और मृत्यु दर कितना रहा, और दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही क्या है? जो वृद्धि दर हुआ। मैंने कितना हिस्सा उसमें, जैसे 37 जन्म दर हुआ, 40 मृत्यु दर हुआ, तो क्या हुआ? ये नेगेटिव हुआ। लेकिन अगर जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। इसी को प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। ये जो वृद्धि दर है, प्राकृतिक वृद्धि दर, ये है क्या है? तीव्रता से बढ़ रहा है। ये डायग्राम के माध्यम से इसी बात को समझाया गया है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से अथवा एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। प्रवास का एक अन्य कारण भी है जनसंख्या परिवर्तन में। क्या होता है कि जैसे दिल्ली की जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग दुर्गम अन्य राज्यों से यहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं। उत्प्रवास वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी का मतलब हो गया जो देश छोड़ के जा रहे हैं, और अप्रवासी मतलब जो देश में आ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भीतर प्रवास अथवा अप्रवास की संख्या बढ़ी है। क्या हुआ है? वहाँ के लोग वहाँ आना शुरू किया है। सुजान जैसे देश ऐसा उदाहरण है जिसमें उत्प्रवास हुआ है। उत्प्रवास मतलब वहाँ से लोग बाहर गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है? जनसंख्या का वहाँ कमी हुआ है। तो सूडान की परिस्थिति जो है वहाँ पे हमेशा गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। इस वजह से वहाँ क्या हुआ है? उत्प्रवास हुआ है। और अप्रवास कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। ये स्थिति भारत के साथ भी देखा जाता है कि भारत से भी मूवमेंट जो है अमेरिका के तरफ, यूरोपियन देश की तरफ, जो डेवलप कंट्री है, विकसित राष्ट्रों के तरफ चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में चले जाते हैं। ये दिल्ली वाला जो एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं। जनसंख्या परिवर्तन के क्या प्रतिरूप होते हैं ये देखते हैं हम लोग। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व के अलग अलग है। माने क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में क्या है? अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, यद्यपि सभी देश में यह वृद्धि अनुभव नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल पूरा दुनिया में जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देश जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। कहने का सेंस है कि जितना बच्चा जन्म ले रहा है उतना ही मृत्यु हो रही है। माने जन्म दर और मृत्यु दर जो हम लोग इधर क्या देखे थे, यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक जो वृद्धि दर देखते हैं ये क्या है? बराबर है लगभग। मैंने इसमें मृत्यु दर जितना हो रहा है उतना ही जन्म दर है, तो क्या होगा? वहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन अगर यही जन्म दर ज़्यादा हो, मृत्यु दर कम हो, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि दर हो जाएगा। वही केन्या में क्या हुआ है? दोनों जो है लगभग बराबर है, दोनों उच्च है। मैंने जितना जन्म ले रहा है उतना ही मर रहे हैं लोग। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है। इसे वृद्धि दर बढ़ गई है।
क्या हो गया, मृत्यु दर कम हुई और जन्म दर बढ़ा का बढ़ा। इससे क्या हुआ है, वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर है, मैंने यहाँ क्या है, जन्म दर ही कम है, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद हो गई है। अब जन्म दर क्या है, मैंने बच्चा कम जन्म ले रहा है, और क्या है, मृत्यु दर उतना ही है, तो क्या होगा, जनसंख्या मंद है, मैंने ग्रो ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। जनसंख्या के घटक, जनसंख्या के संघटक देखेंगे। किसी देश की जनसंख्या कितना भी अधिक हो, उसका उस देश की आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति सघन बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक बात यहाँ ये समझने वाली है कि यहाँ किताब कह रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा होने से माने आर्थिक विकास पे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें, जापान और बांग्लादेश को दिखाया गया है कि उससे कुछ खास असर जनसंख्या से नहीं पड़ता है। लेकिन कब, जब हम जनसंख्या को सही मायने में संसाधन के रूप में शिक्षित और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देके उसको बेहतर संसाधन में उपयोग करें तब। एक संसाधन के रूप में लोग की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानना आवश्यक है। लोग आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोग इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संघटक जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संख्या है वो संरचना को, संगठन के संरचना को दर्शाता है। ये एक डायग्राम है, इसको पढ़ना चाहेंगे हम लोग। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, ये मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं घर का देखभाल करती हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कैंसर के उपचार में औषधियों के लिए शोध करता हूँ। क्या है, ये लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए क्या है, एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आप योगदान का क्या है, मैंने कहने का मतलब संपूर्ण जो भी व्यक्ति है वो क्या है, संभाव्य संसाधन है, मैंने भविष्य का संसाधन है। कब, जब वो अपना कुछ योगदान उसमें दे, इन रूपों में जैसे ये लोग योगदान दे रहे हैं। जनसंख्या संघटक हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां है, वे किस आयु के हैं और कितने शिक्षित है, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आयु का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। ये क्या हम लोग देखते हैं, जनसंख्या संगठन में हम लोग देखते हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जिसे क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का क्या है, जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जनसंख्या पिरामिड को, आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, जो इस तरीके का बनेगा। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष के और 10 से 14 वर्ष का है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के विभाजित, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित। जैसे ये डायग्राम है, उसमें क्या है कि इसमें देखना है कि ये देखिए 0 से 4 वाला क्या है, सबसे ज़्यादा लोग हैं। ये क्या दिखा रहा है, जनसंख्या संगठक, जनसंख्या पिरामिड या जनसंख्या को दिखाने के लिए जनसंख्या ये क्या है, पिरामिड में। देखिए 5 वर्ष से में इतना, तो इसमें देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा अभिव्यक्ति है, तो ये है 4 से 5 वाला। इसी को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ये हम लोग को ये और पढ़ना है। जनसंख्या पिरामिड में हर देश का अलग तरीके से जनसंख्या के हिसाब से बनेगा। अब जहाँ जिस तरीके का होगा कि जहाँ अगर बच्चों की संख्या कम होगी और बूढ़ों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ का पिरामिड कैसा होगा, ये इस तरीके का। ये जापान वाला पिरामिड देख सकते हैं। यहाँ इस पिरामिड को हम लोग समझते हैं, देखिए 59 से 60 वाला, देखिए 50 से 54 वाला, इसका संख्या देखिए ये मोटा मोटा यहाँ है। मतलब क्या है, यहाँ आश्रितों की डिपेंडेंस की संख्या, यहाँ बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे। यहाँ क्या है, यंग पॉपुलेशन, देखिए यहाँ यंग पॉपुलेशन भी इसके अपेक्षा हमारे डिपेंडेंस लोग ज़्यादा हैं। इसी तरीके से ये पिरामिड देखेंगे, इस पिरामिड से भारत का पिरामिड है, क्या है, यहाँ यंग पॉपुलेशन देखिए, यहाँ 15 से 25 यंग है, बच्चा भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। इसी को हम लोग पढ़ के समझते हैं। दिखाई गई यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर आकार में वृद्ध लोग 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को
दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है, कितना लोग आश्रित है किसी और पे। युवा लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्धा आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित को जनसंख्या के अंतर्गत है। कार्यरत आयु कितना 15 साल से 65 वर्ष तक आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। क्या है, ये लोग कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं, आर्थिक रूप से सक्रिय होते हैं। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हो, माने जैसे केन्या का हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं, वही देखिए जन्म दर और मृत्यु दर। इस एक देश का जनसंख्या पिरामिड जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हो का आधार चौड़ा और उसके ऊपर तीव्रता से सकड़ा होगा, ये बोला। लेकिन इसमें अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही, माने बचपन में ही हो जाता है, कुछ ही बड़े इसमें से हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड्स में दर्शाया गया है, इस वाले की बात हो रही है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो, माने क्या है, मृत्यु दर कम है, युवा आयु वर्ग पिरामिड चौड़ा है क्योंकि वहाँ शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। माने क्या है, यहाँ बच्चों का मृत्यु दर कम है तो क्या होगा, ये जल्दी बड़े होंगे और ये प्रौढ़ावस्था माने जवान की तरफ होंगे। यह भारत के पिरामिड के दृष्टिगोचर है। जैसे भारत के ये वाला लाइन देखिए 15 से, यहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को। इस प्रकार जनसंख्या में युवा सापेक्ष अधिक है और इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। मतलब क्या है, युवाओं का देश है और आगे श्रम शक्ति में या किसी भी काम में ये लोग आपको आगे देश के समृद्धि में योगदान के रूप में, संसाधन के रूप में दिखेंगे। कम जन्म दर माने क्या होगा, जन्म दर कम है, जैसे जापान का ये पिरामिड है, जन्म दर कम होगा। इस देश के आधार के पिरामिड में सकरा होगा, सकरा मतलब इस तरीके से, क्योंकि यहाँ घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक, अब मृत्यु दर कम होगा तो क्या होगा, बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, निपटेंगे नहीं जल्दी, यानी मरेंगे नहीं। और जन्म दर क्या है, कम है, तो कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे युवा जन किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। माने युवा लोग क्या होते हैं, भविष्य के राष्ट्र होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसी संसाधन है, उन्हें योग और उत्साह बनाने के लिए एवं कुशल बनाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित किया जाए। ये हो गया हम लोग का चैप्टर समाप्त। ये था 8वीं क्लास का कौन सा पुस्तक, 5वां अध्याय मानव संसाधन।